अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। आज पूरी कौम की नज़रें कोर्ट रूम 1 में थी, जहां पे 9 मेंबर बेंच बैठा था और इस मसले को सो मोटो नोटिस ले लिया था उमर आबिदयाल साहब ने। लेकिन पहले दिन ही बेंच खुद कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया। जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हुई, इसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो उनको नहीं लिया गया। तीसरे नंबर पे है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इनको नहीं लिया गया। और 7वें नंबर की जो सीनियरिटी के जज है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनको भी शामिल नहीं किया गया। इस बेंच में 2 जजेस ऐसे हैं जिन पे PMLN गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर कह चुकी हुई है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम इंटीरियर मिनिस्टर, सारे कि हमारा कोई मसला जिससे गवर्नमेंट का किसी भी ताल्लुक हो, गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टीज़ का, जस्टिस मज़ार अली नकवी एंड इजाजुल एहसन साहब, हमारा वहाँ कोई ऐसा केस ना लगाया जाए। ये भी अपनी जगह हो गया हुआ। बल्कि मज़ार अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ तो ऐलान कर दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि तमाम मुल्क की जो बार्स हैं वो अलग-अलग रेफरेंस फाइल करेंगी। आपको याद है जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस की बात हुई, एक उनकी कॉन्वर्सेशन लेजिडली उनकी कॉन्वर्सेशन है परवेज़ इलाही साहब के साथ, फिर एक कॉन्वर्सेशन है इसमें परवेज़ इलाही साहब किसी भी शख्स से बात कर रहे हैं और कह रही हैं केस वहाँ लगवाया जाए, इनके पास केस लगवाया जाए, उनके सेक्रेटरी भट्टी वाला। और थर्ड अगेन एलिजिडली उनके लॉयर जुबैरी साहब से बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि डोगर साहब का केस है। और आपको याद है कि ये जो आज का भी ये सारा केस जो बना, ये बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का और मज़ार अली नकवी साहब का एक बेंच सुन रहा था जो CCPO लाहौर डोगर साहब हैं, उनके ट्रांसफ़र का किस्सा। और वहाँ से बात चली और फिर इन डबल बेंच ने रेकमेंड किया चीफ जस्टिस साहब को कि आप 184(3) सो मोटो के तहत इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। और आज जब हियरिंग शुरू हुई तो जस्टिस बंदो खैर ऑनरेबल जज जो हैं, उन्होंने इस पे बड़ा एतराज़ किया और बाद अपना नोट भी लिखा और उसमें बड़े सीरियस 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि 2 जजेस जिन्होंने ये रेकमेंड किया था इस पे, उन्होंने अपना माइंड दे दिया है, इसलिए उनको what he was saying was imply ये कर रहे थे कि उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया ऑडियोज़ का भी और उनका वो भी बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है। और तो और उन्होंने तो यहाँ तक हिंट करा दिया कि शायद इवन चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि 3 जजेस हैं, 2 ने रेकमेंड किया और जो चीफ जस्टिस साहब ने नोट लिखा जजेस को इस सो मोटो के लिए, उससे उनका माइंड अया हो गया है। और इसलिए ये जो आर्टिकल है आइन का जो फेयर एंड फ्री ट्रायल की बात करता है, उसमें ये 3 जजेस अपना माइंड दे चुके हुए हैं। ऐसा उन्होंने सिंगल आउट बड़ी सख्त तरीके से नहीं किया, लेकिन अगर उनका लुब्बे लबाब देखा जाए तो वो चाहेंगे उनके मुताबिक तो ये 184 का बनता ही नहीं केस, अगर है भी तो ये 3 लोग बेंच में नहीं होने चाहिए। आज एक रेफरेंस वैसे भी करप्शन के बेसिस पे एक एडवोकेट साहब ने भेज दिया हुआ है जुडिशल काउंसिल को अगेंस्ट मज़ार अली नकवी साहब। ये तो है सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और जो हम बातें सुन रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है बेंच, ये पूरी जो है जजेस का इसमें ग्रुपिंग हुई हुई है, वो आज कुछ काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था। उसमें जस्टिस मंसूर साहब के भी कुछ कमेंट्स आए, फिर जस्टिस अतर मनिल्ला के भी कमेंट्स आए। ये अल्फाज रिटायर होने वाले जजेस को तो छोड़ दें, 2 जजेस इस वक्त हमारे बेंच पे हैं और इजाजुल एहसन साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। क्या इस पर जवाब आएगा, क्या कोर्ट आएगा और क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, जिससे तमाम उम्मीदें इससे ही हैं कि कोई आइन को बचाएगा चलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से हैं, क्या खुद कंट्रोवर्सी से बाहर निकल सकता है? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है हमारे पास आज। हमें एडमिरल मंसूर खान साहब ने ज्वाइन किया हुआ, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, चेयरमैन इंसाफ लॉयर फोरम है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब अगेन अ वेरी सीनियर लॉयर, और हमें 1-2 और दोस्त भी हम बात करेंगे। मैं ज़रा अनवर भाई आपसे शुरू करता हूँ। इतनी सख्त जुबान, कॉम्प्रोमाइज, करप्ट, ये कोई खाली रिटायर्ड जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। ये आज मरियम नवाज ने 2 सिटिंग, जिनमें से एक फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एक तो तरीका ये लोग कहें जी कोर्ट्स को इग्नोर करना चाहिए, खतरे छोड़े पड़े, लेकिन ये कोई मामूली बंदा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और मामूली सिचुएशन में इल्ज़ाम नहीं लग रहे। ऊपर से जब कोर्ट बैठती है और उसमें 2
सीनियर तरीन जजेस नहीं होते इतने क्रिटिकल बेंच में, ख़ास तौर पर जिन दो पे कंट्रोवर्सी चल रही हो, और तीसरे भी सीनियर 7वें नंबर वाले भी नहीं होते और उनके नीचे से जजेस शामिल कर लिए जाते हैं। इसमें कितना कसूर चीफ जस्टिस साहब पे हम डाल सकते हैं? ये कंट्रोवर्सी जो आज शुरू हुई है बेंच के ऊपर, पहले इस पे आ जाए। रहमान रहीम, पहले तो मैं बड़ा सीरियसली कंडेम करता हूं इन खातून को कि जिस तरह से जजेस के बारे में ये बात करते हैं। मैं आई हैव नेवर हर्ड समवन सेइंग, जो जुबान और जो लहजा और जो टोन रहा है इनका, कि कोई शख्स जो है वो जजेस के बारे में इस तरह से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बड़ा सीरियस एक्शन होना चाहिए कि ये पब्लिक मीटिंग के अंदर जाकर इस किस्म की बातें करती हैं। ये तो खैर मेरा अपना व्यू है, करें ना करें वो जजेस के ऊपर है। दूसरा ये कि जहाँ तक के ताल्लुक है कॉन्स्टिट्यूशन और बेंच का, मेरे ख्याल में काफ़ी अब इस्टेब्लिश हो गई ये बात कि ये टोटल सवाबदीद है चीफ जस्टिस की, और क्योंकि ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस की, वो अपने मर्जी से बेंच बनाते हैं, और अगर में वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कोई भी करे क्रिएट, एक डिस्प्यूट क्रिएट करे, वो मुनासिब भी नहीं है। और फिर ये कहना जो आप अभी कह रहे थे कि एक जज साहब ने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इनके खिलाफ कोई वो है, कंप्लेंट है ना। कंप्लेंट्स तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स की जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गए हैं या उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। वो तो जब होगा तो देखेंगे, मगर इशू बड़ा क्लियर है और मेरे जहन में बहुत वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ इस बात को कि ये बेंच के ऊपर बैठकर इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं है। और ये कि जब आर्गूमेंट होते हैं इसके, उसमें अपने आर्गूमेंट पे जो वकील आर्गू कर रहा है उनके ऊपर जिस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं वो करें, मगर जजेस एक दूसरे को ऊपर इस तरह से कमेंट कर रहे हैं वो भी मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को अबव बोर्ड होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बेंच क्रिएट की है, और जब बेंच क्रिएट करते हैं तो प्रिजम्पटिवली सबको ये मानना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस हैं, और जब तक हैं ये तो उनका सवाबदीद है। मेरा नहीं ख्याल है कोई इसमें इशू होना चाहिए। मैं इस पे अनवर भाई, मैं इस पे वापस आता हूँ। अली, मैं आपकी इजाज़त से सलाउद्दीन के पास जा रहा हूँ, बिकॉज आपका तो केस है ना, मैं इसलिए आपके पास ज़रा एंड में आना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं इस नुक्ते पे ज़रा सलाउद्दीन साहब को पहले लेना चाह रहा हूँ। सलाउद्दीन, ये बताएं, ये जो बेंच की ये जो तश्कील है, क्या ठीक है, माना उनकी डिस्क्रेशन है, लेकिन डिस्क्रेशन हैज़ टू बी यूज वाइजली। और ये तो डिस्क्रेशन तो नहीं है कि आप बिल्कुल आप जो मर्जी करें, लोग बातें तो उठती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट केस था, 9 मेंबर बेंच था, क्या बेहतर नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब को पता है कि पूरे बातें चल रही हैं, पहले ग्रुपिंग की, सबको पता है कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो आखिरी 4 जज एलिवेट हुए उस ज़माने में क्या क्या बातें हुई इस्लामाबाद में और क्या क्या बातें नहीं हुई। लेट्स कीप ऑल दैट ऑन वन साइड। लेकिन रैशनली कोई वजह समझ आती है कि आपके 2 सीनियर मोस्ट जजेस इतने क्रिटिकल केस के अंदर बेंच का हिस्सा ना हो, जबकि वो जज ज़रूर हों जिस पे बार्स भी पहले ही बार बार मुतालबा कर रही हैं कि वो अपने आप को ज़रा केसेस से अलहदा कर लें, और गवर्नमेंट भी कह रही हो कि जी 2 जजेस ये हमारे साथ ना डालें, वो भले आप रखें। पहले 2 का ना होना लॉजिकली समझ आता है। मालिक साहब देखें, मैं समझता हूं अगर हमारी आज की अदलिया में एक ऐसी सबसे क्राइसिस जो बना हुआ है ना, वो ये बेंचेस की फॉर्मेशन और केसेस की फिक्सेशन है। ये एक ऐसी चीज है जिसने सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह कर दी है, एंड लिटरली। और देखें, जो बात अभी आप सुना रहे थे मरियम साहिबा की, डेफिनेटली मैं इस हद तक तो बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आती हैं, मगर बात यह है कि जब आप कंसिस्टेंटली इग्नोर करें, किसी किस्म का क्राइटेरिया आप बनाने से आप इनकार कर दें कि बेंचेस कैसे बनेंगी, हम कब किसको इन्वॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने ये सिर्फ अखबारी बातें नहीं है कि मैंने एक्चुअली इस पे
एक्चुअली स्टडी की पिछले 5 सालों में। आई हैव एक्चुअली वर्कड आउट के पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट केसेस का क्राइटेरिया बना के मैंने अपने टीम को मैंने दिया, फिर कुछ एकेडमिक से उस पर बात की कि आप इसमें क्राइटेरिया बनाएं और चेक करें कि कितने जजेस कौन से केसेस पे बैठते हैं। एंड डिस्पैरिटी इतनी आई पिछले 5 सालों में कि जो टॉप जज थे जो सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल केसेस में बैठे थे, वो गालिबन इफ आई रिमेंबर करेक्टली 73 केसेस में बैठे थे। जो लास्ट नंबर पे थे वो 9 केसेस में बैठे थे, 73 टुवर्ड्स 9। व्हाट इज द रीजन? जब इस किस्म की डिस्पैरिटी होती है ना, तो फिर लोग डेफिनेटली शक करते हैं। उनका शक बेबुनियाद सही, मगर शक करते हैं कि ये क्यों सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस सिर्फ इन 2, 3, 4 लोगों के पास जाते हैं, बाकियों को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है। दिस वॉज एन इशू। एंड ये जो अब जजेस की जो डिवीजन है और जो इतनी तकलीफ दे है कि जब आप देखते हैं आजकल कमेंट्री जो होती है वो किसी भी इस चीज पे नहीं हो रही कि कानून क्या कहता है, आईन क्या कहता है। ये कहा जाता है कि अच्छा ग्रुप ए के कितने जजेस बेंच पे बैठे हैं और ग्रुप बी में कितने जजेस बेंच पे बैठे हैं। और वो इसलिए, एक मैं मिसाल दूं, अपना काजी फाइज ईसा साहब का केस था, आपको याद है, उसमें 10 जजेस ने ओरिजिनली फैसला दिया। उसके बाद 10 जजेस का जो फैसला था उसमें 6-4 डिसीजन था। उसके बाद जो रिव्यू बेंच बनाया गया, बजाय उन 10 के 10 को शामिल करने के 7 को शामिल किया। उनमें से 6 वो थे जिनका फैसला काजी साहब जिससे अग्रीव थे, 1 थे जो उनके हक में थे। बाकी जो 3 थे उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस को, उस वक्त गुलजार साहब थे, बाकायदा खत लिखा कि भाई रिव्यू हो रहा है, हमें क्यों बाहर में साइड पे किया गया है। तो बात यह है कि ये दिस इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम कहें कि सारे जजेस एक हैं। हम किसी, अगर सारे जजेस वाकई एक हैं तो फिर आप सारों को एक ही चांस दें कि वो केसेस में केसेस में बैठे। आप एक क्राइटेरिया बनाएं, सीनियर जजेस को बनाएं या रैंडम लॉटरी से करें, कंप्यूटर एल्गोरिदम करें। यह नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस साहब अपनी सवाबदीद बनाएं, क्योंकि सवाबदीदी इख्तियारात पे क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने 200 बार हर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को कहा है कि सवाबदीदी इख्तियारात हमेशा रीजनेबली, फेयरली, लेकिन अपना सवाबदीदी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ता कोई भी। अली, आपसे ये मुझे बताएं, क्या बेहतर ना होता? हमने देखा, अली ये बताइए, जो आज इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और ख़ास तौर पे जब एक जगह तो जब हम रिपोर्टेड, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में साउंड भी थोड़ी सी गड़बड़ करती, जब आप सुन रहे होते हैं मुकदमा, आज तो हम वहीं सुन रहे थे, तो मुझे लगा एक जगह जब आप तो थे वहाँ कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मैंने ह्यूमन राइट्स के उसकी वजह से इसको लिया है, तो शायद मंदोख खेल साहब ने कहा नहीं, आपने 2 जजेस की रिकमेंडेशन पे लिया है। क्या अली ये बताएं, क्या बेहतर ना होता कि अगर ये करना ही था, या टॉप के 9 जजेस ले लेते चीफ जस्टिस, या फुल बेंच, फुल कोर्ट बना देते इसको, ताकि ये एक नीडलेस कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हो गई आज? ये मालिक देखें, जहां तक तो जजेस के बारे में बात की जाती है कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, कौन सिविल लॉ जानता है, कौन क्रिमिनल लॉ ज्यादा जानता है, कौन किसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे महारत है, वगैरह वगैरह, ये मैं कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। मेरी नज़र में एक्चुअली हर जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, वो बराबर है, वो इक्वली कॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो इंसाफ करने के लिए उधर आए हैं। और ये वाला जो केस है, इसको अगर मैं देखूं तो ये जो केस इलेक्शन का मामला है, ये सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह है, ये आइन की तशरीह का मामला है। कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी तशरीह करनी है, इसमें जो भी बैठ जाए, मुझे तो किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती किसी से भी। अब आप कह रहे हैं आपका व्यू है या कुछ नहीं, का व्यू है कि नहीं, सवाल ये नहीं हो रहा कि कौन बैठ रहा है, कंट्रोवर्सी इस बात पे है कौन नहीं बैठ रहा। अगर ये आइन की तशरीह का मामला या कोई भी मामला है, तो क्या हम ये समझें कि जो हमारे नेक्स्ट आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस अहल नहीं है कि वो इतने सेंसिटिव बात में बैठ के अपना इनपुट दे सकें? आई मीन, इसमें फाइज ईसा साहब नहीं है, 3rd सीनियर मोस्ट जज सरदार तारिक नहीं है, सरदार तारिक को भी छोड़ दें, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
उस बेंच का हिस्सा नहीं है जो इतना इंपॉर्टेंट मैटर डिसाइड कर रहा है, तो दिमाग में सवाल तो उठते हैं। उठने नहीं चाहिए, यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम सवाल गलत वक्त उठाते हैं और गलत तरह उठाते हैं। सीनियर मोस्ट जज आपने सलाउद्दीन साहब की, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, माय अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस पर कमेंट करें। अभी आपने सुना है सलाउद्दीन ने बताया है कि 73-9 का रेशो है जो उन्होंने इंपॉर्टेंट केसेस में जजेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। तो ये इसका मतलब है कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो नहीं है, ये डेटा प्रूव कर रहा है कि ये एक पैटर्न है इस तरह बेंचेस बनने का। लेकिन जो पहले मैं अपना जवाब दे दूं, फिर मैं सलाउद्दीन साहब की जो उन्होंने बड़ी मेहनत से यकीनी तौर पे अपना डेटा कलेक्ट किया होगा, लेकिन उस डेटा में एक बड़ा मेजर फ्लॉ लगता है मुझे, जो मैं इसका जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा बेंचेस की हम बात कर लें एक बार ही। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, कोई और जज हैं जो नहीं इस बेंच पे बैठे, वो इक्वली कॉम्पिटेंट है, शायद ज्यादा ही कॉम्पिटेंट हो। उनको बैठना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये एक्चुअली डिसीजन दी जाती है चीफ जस्टिस साहब की, और ये हमेशा से होता रहा है कि बेंच जो है वो चीफ जस्टिस साहब तश्कील देते हैं। अब हो सकता है अगर 2 इसमें से जजेस निकाल दिए जाते और 2 दूसरे डाले जाते, तो जिनको निकाला था उनके बारे में हम बात कर रहे होते कि जी उनको क्यों निकाला। तो ये नहीं हो सकता कि आप हर केस में हर एक को डालें। ये जरूर आपकी बात दुरुस्त है कि एक होना चाहिए और एक हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो केसेस में आए, लेकिन ये डिमांड जो है ये किसी इंडिविजुअल, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लीडरशिप, किसी मीडिया मैन की नहीं हो सकती कि आपको बेंच में फलां जज को रखना चाहिए और फलां को नहीं रखना चाहिए। अगर ये होने लगा तो फिर ये राइट हर पार्टी की होगी। जब भी एक प्राइवेट पार्टी भी जाएगी किसी केस में, वो कह सकती है कि जनाब मुझे ये बेंच नहीं चाहिए, मेरे बेंच में ये जज होना चाहिए। अगर ये होने लगा, एक बार आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को ये इजाजत दे दी, तो फिर ये एनार्की बन जाएगी अदालत के सिस्टम में। अब जहां तक सलाउद्दीन साहब का डेटा कलेक्शन की बात ना सुनने का इख्तियार तो होता है। आप प्राइवेट पार्टीज भी जा कहती हैं कि जी ये जज साहब रिक्यूज कर लें अपने आप को, हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो ये तो नहीं कह सकते कि कौन लगाएं, लेकिन किसी के पे ये तो आपका राइट है एज ए लिटिगेटर ऑल्सो कि आप मांग सकते हैं अदालत से कि जज साहब आप इस मामले में मेरे मुंसिफ ना बने। ये तो कानून आपको राइट देता है। बिल्कुल राइट है, लेकिन उसके ऊपर अदालतों ने क्या कहा है कि आपका राइट है, लेकिन रिक्लूज करना या ना करना वो जज की मर्जी है, वो उनका अपना कॉन्शियंस है, वो जज की मर्जी, अपनी एक्यूमेन है। सो वो ये कहना जबरदस्ती के इसको रखें या इसको ना रखें, ये जायज बात नहीं, ये एनार्की की तरफ जाती है। जहां तक क्या ये फुल बेंच हो जाता बेहतर नहीं था अली? ये मैं पूछ रहा हूं, अगर ये फुल बेंच होता है बेहतर नहीं था? फुल कोर्ट बेंच अगर होता है? आप देखें, ये पर्सनल राय होती है। मेरे लिहाज से फुल बेंच जरूरी नहीं होता, और भी काम करने होते हैं अदालतों ने, नॉर्मल केसेस भी चलाने हैं। अभी भी 9 जजेस जो हैं वो एक केस पे लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक धचका मिलता है जो आम केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। मेरे बहुत सारे केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग है प्राइवेट लोगों के, और वो मुझे आके कहते हैं कि क्यों नहीं हमारे केसेस लग रहे। तो ये एक प्रोसेस होता है जो चीफ जस्टिस साहब ने देखना है कि कितने जजेस को स्पेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो जाती है, हमारे पार्लियामेंट फेल हो जाता है, तो सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं अल्टीमेटली वो अदालत में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा लार्जर बेंचेस बनाने पड़ जाते हैं बिकॉज वो इंपॉर्टेंस के केस होते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनना शुरू हो जाए तो फिर आपको देखें ना कि बाकी केसेस सफर करेंगे। अब जहां तक डेटा का ताल्लुक है, मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाह रहा था सलाउद्दीन साहब के डेटा के बारे में कि वो आप देखें 5 साल के ऊपर है, और 5 साल में जरा डेटा में ये भी शामिल करना चाहिए कि मुख्तलिफ चीफ जस्टिस आए। ये आप नहीं कह सकते कि एक चीफ जस्टिस ने आके उन्हीं जजेस को सिलेक्ट किया। ये अगर ऐसा फैक्ट है कि कुछ जजेस के पास अहम केसेस गए हैं तो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के टेन्योर में गए हैं, तो उसको आप किसी एक चीफ जस्टिस पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि जी उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लगाया हुआ है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। आप देखें मैडम मरियम का जो स्टेटमेंट आपने सुनाई, मैंने एक्चुअली आपके प्रोग्राम पे सुनी, इससे पहले नहीं सुनी हुई थी, तो ये तो एक तरह से शॉकिंग है
मैं हमेशा कहता था कि हर एक को अपनी जुबान पे अपनी जो स्पेशली पब्लिक मीटिंग्स में कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर आप किसी भी शख्स, जजेस को छोड़ दीजिए, किसी भी शख्स के खिलाफ अगर आप बात करें तो आप उसको एक एविडेंस के बेस के ऊपर बात करें। फिर ठीक है, आप जितनी मर्जी बात करें और जितना मर्जी इल्जाम लगाना है आप लगाएं, लेकिन जनरली एक स्टेटमेंट देना, और वो भी सिटिंग जजेस पे, और सिर्फ इस वजह से कि वो आपका केस ना सुन सकें, तो ये एक ठीक है, पॉइंट अगेन। अनवर भाई मुझे एक चीज बताएं कि चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा, अनवर भाई चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने 3 सवाल हैं जो हमने एड्रेस करने हैं। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईनी जिम्मेदारी किसकी है ये सारा इलेक्शन का डेट करने का और सारा चीज़ें। दूसरा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ एंड व्हेन ये डिस्चार्ज की जाएगी। तीसरा था कि फेडरेशन और प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विज़ावी ये जनरल इलेक्शंस वगैरह क्या होंगी होल्डिंग। फिर उन्होंने कहा कि अब सवाल एक और ऐड हो गया। जब जस्टिस मंदोखेल ने बात की, उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तो 184(3) के तहत सुओ मोटो बनता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। और जो एक दो बातें फिर जस्टिस मंसूर ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा यह भी तो हो सकता है कि अगर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे या नहीं होते तो फिर असेंबलीज को देख लें कि वो क्यों ना रिस्टोर हो जाए। तो अतर मिनला साहब ने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि डिसोल्यूशन प्रोविंशियल असेंबलीज की जो थी वो सही थी या गलत थी। अब लगता है कि ये फैलती जा रही है सारी बात। तो क्या सबसे पहले कोर्ट क्या ये तय करेगी कि ये सुओ मोटो का नोटिस बनता है या नहीं बनता, उसके बाद आगे बातें जाएंगी कि ये सीधा कि ये उधर भी बात जा सकती है कि अगर इलेक्शंस डिले हो रहे हैं तो फिर असेंबलीज रिस्टोर कर दें, बिकॉज ये आईनी सवाल इनके जवाब अभी क्लियर नहीं हो रहे। क्या वो पॉसिबिलिटी है? मालिक, ये बड़े प्रिजम्पटिव आपने अभी बातें की हैं, दे वेरी वेरी प्रिजम्पटिव। मैं जरा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको बहुत वाज़े तौर पर। ये कोर्ट में हुई हैं, ये सारी इस कोर्ट में जजेस ने की हैं अनवर भाई, जजेस ने की हैं, हमने नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी बातें हुई हैं वो बड़ी प्रिजम्पटिव हैं। कौन सा आर्टिकल है, मैं तो सुनकर परेशान हो गया कि इतने सीनियर जजेस जो हैं वो इस किस्म की बात करते हैं। वन के कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि असेंबलीज रिस्टोर कर दी जाएं सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि वाज़े तौर पर 105 में कह दिया है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो इलीगली डिसॉल्व हुई है, अगर वो डिसॉल्व सही हुई है या नहीं हुई, उसको भी एग्जामिन कर लेते हैं। बात सुन लें, अगर ये न किसी का केस है कि इलीगली डिसॉल्व हुई है, किसी का केस नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अथॉरिटी है कि वो डिसॉल्व कर सकता है, और 48 आवर्स में अगर गवर्नर नहीं एक्सेप्ट करता है तो 48 आवर्स में दे विल स्टैंड डिसॉल्व। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर कोई काम होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक्सटेंड किया जा सकता है, ना उसके अंदर कोई नई चीज ऐड की जा सकती है। तो ना कोई रीड डाउन कर सकते हैं इसको, ना रीड इन कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बड़ा वाज़े जो चीजें आई हैं वो ये आई हैं कि एक हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है 105 में, और वो भी गवर्नर ने कर दी। जब इंस्टॉल कर दी है तो इसका मतलब एक्ट अपॉन कर लिया गया है उसको। जब एक्ट अपॉन कर लिया गया है तो सेकंड पार्ट ऑफ दी 105 जो है वो है डेट ऑफ इलेक्शन 90 डेज के अंदर देनी है। तो एक पार्ट में तो एक्ट अपॉन कर लेते हैं, दूसरे पार्ट पे एक्ट अपॉन नहीं करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है? जो क्वेश्चन रेज हुए हैं इसीलिए रेज हुए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं आप तीनों के पास एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि लेट्स से अभी हेयरिंग होगी, कोर्ट डिसाइड कर देती है कि भाई अब इलेक्शन होंगे, इस तारीख को होंगे, और इलेक्शन कमीशन ही इसको डेट दे के ऑर्गेनाइज करता है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो तीनों चीजें उसको नहीं मिलती जो इलेक्शन कमीशन अभी तक कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फौज नहीं मिल रही, फौजी नहीं मिल रहे, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे जुडिशरी के अफसरान नहीं मिल रहे। अगर उसको मैंडेट दे देता है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को ये तीनों चीजें गवर्नमेंट से, इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती, तो फिर
किसकी गर्दन होगी न्यूज में? क्या फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होगा, उसी को पकड़ेंगे, या हम फाइनेंसेस के लिए प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे और लोअर जुडिशरी के लिए रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछेंगे? जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? कि या सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्केपगोट होगा? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। जी सलाउद्दीन साहब, आप बताएं, अगर ये चीज़ आती है तो फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? क्योंकि रीज़न है मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम ये भी बात सुन रहे हैं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी थक हार के छोड़ के ना चले जाएंगे, भी सारा मलबा मेरे पे पड़ रहा है, गवर्नमेंट अपनी जगह कुछ नहीं कर रही, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो फिर एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन का। अगर ये कर देती है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर कर देती है, अब 90 दिन के तो बाद में ही होगा। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि अब आइन इन प्ले आ गया है कि कुछ दिनों के बाद भी अगर होगा तो वो लेजिटिमेट ही होगा। तो क्या फिर भी सारी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे पड़ेगी अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलती फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, फाइनेंस, के ये फिर सारे ही लाइन में आएंगे? जी देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं, मेरी राय में इलेक्शंस को डिसोल्यूशन के 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए था, डेट आनी चाहिए थी, ये एक आईनी फरीजा था, ठीक है। मगर लेट से अब सिचुएशन ये बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है कि आप करवाएं, और ना ही वो जो अफवाज जो पाकिस्तान है वो फराम की जाती है कि सिक्योरिटी के लिए, ना ही फंड्स दिए जाते हैं। तो फिर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना कंटेम्प्ट नोटिसेस इधर करेगी उधर करेगी, किस हद तक वो जाएगी। देखें, अब बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे ये अक्सर जुरिस्प्रूडेंस में सिखाया जाता है कि अल्टीमेटली अदालतों के पास उनके पास कोई मुसल्ला अफराद नहीं होते उनके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने के लिए, उनके पास ना ऐसे फंड्स होते हैं, उनके पास बेसिकली अपनी होती है मॉरल क्रेडिबिलिटी, मॉरल लेजिटिमेसी, कि कोई भी हुकूमत, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी 100 बार सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डिफाई कर रहा हूं। इसलिए बहुत जरूरी है, और दिस इज द रियल मिस्टेक दैट आवर सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग डूइंग, कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप अपनी जब बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें क्लियरली एक फेयरनेस नजर आए, एक किसी भी पार्टी के लिए कोई आप मौका ना दें, कोई के आधी पब्लिक अगर कह रही हो कि ये तो इसमें वो तो ठीक हो गया, वो तो आई थिंक वो तो सलाउद्दीन आपका पॉइंट बड़ा रजिस्टर हो गया है। मैं पूछता हूं लीगली टेक्निकली किस पे जिम्मेदारी होगी? क्या फिर तमाम मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर पे, किस पे पड़ेगा? भाई अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी के लिए ये अहलकार चाहिए हैं, मगर जो रेलेवेंट गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं दे रही, या अफवाज पाकिस्तान जो है वो नहीं दे रही मुझे, तो देन इट्स नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स फॉल्ट, देन द कंटेम्प्ट नोटिसेस विल हैव टू गो जो बाकी हुकूमतों तो के अली, पुलिस के ठीक है, तो फिर अली मुझे एक बात बताइए, अगर उनको जाएगी, अली मुझे फिर एक बात बताइए, फिर तो मुझे सूट नहीं करता एज अ गवर्नमेंट कि मैं बिल्कुल कोऑपरेट ना करूं, कि मुझे कंटेम्प्ट ही फेस करनी है ना। एक तरफ तो मेरे पे आर्टिकल 6 लगता है कि मैं जानबूझ के आइन को रद्द कर रहा हूं, और एक तरफ मैं कोर्ट का ऑर्डर अगर फ्लॉन्ट कर रहा हूं, एक्सक्यूजेस बना रहा हूं, तो फिर तो गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर है? ये तो डेस्परेट है गवर्नमेंट, ये तो इलेक्शन कराने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो फिर लगा ले कंटेम्प्ट। तो फिर तो इतनी सीरियस से बात नहीं मुझे नजर आ रही अगर ये कंटेम्प्ट नोटिस ही होने हैं तो। नहीं है, ये तो फिर एनार्की है। आप देखें कि हाई कोर्ट ने आज से मेरा ख्याल है हफ्ता या 10 दिन पहले एक बड़ा वाज़े ऑर्डर पास किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप अनाउंस करें इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पे टस से मस नहीं हुई, और उन्होंने बल्कि
रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि हम नहीं कराएंगे इलेक्शन। अब आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 की हम बातें करते रहे, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अदालतों के हुक्म को नहीं मानेंगी तो कल को फिर कोई भी नहीं मानेगा अदालत के हुक्म को। एंड देन इसका सिर्फ एक ही डेफिनेशन है इस किस्म की सिचुएशन में जहां रूल ऑफ लॉ चले ही ना, एनार्की। तो ये तो फिर हम बहुत एक एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर आइन की बात करें आप, तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है, आर्टिकल 230 है कि हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुक्म करती है कि मुझे फाइनेंशियल, लेकिन वही आपने भी वही बात की ना अली, लेकिन आपने खुद ही बात बताई, आपने खुद ही कहा अभी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी मॉरल अथॉरिटी है, उसके पास फौज या टैंक या सिपाही तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई फौज नहीं है, उसके पास भी लॉ की अथॉरिटी है ना। वो भी अगर उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है और वो गवर्नमेंट को कहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन को कहते हैं और उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा? जी वही मैंने कहा, अगर ये बात हम करेंगे कि किसी हर के डिफाई करना है, मार्शल लॉ लगाना है हमने अपने दिमाग में, और हमने तो ये कहना है कि कोई ऐसा कानून है, तो ये नारकी है। फिर तो एक और ही हम मुख्तलिफ डिबेट में चले गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अनवर भाई मुझे एक बात बताएं, अनवर भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे तो एनआरकी टाइप सिचुएशन खुदा न खास्ता बनती नजर आ रही है। आज कोर्ट बैठती है तो एक ऑनरेबल जज साहब बड़े सीरियस इम्प्लाइड एतराज़ात उठाते हैं, जिसमें ये भी कहते हैं कि ये डबल बेंच एक ऐसा मुकदमा सुन रहा था जिसमें ये इश्यूज थे ही नहीं। इशू था एक ट्रांसफ़र का, उसके ऊपर इन्होंने समन कर लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो बनता नहीं था, जो पिटिशन का हिस्सा भी नहीं था, और फिर उसका जवाब आने से पहले या उसको सुनने से पहले इस डबल बेंच ने ये भेज दिया नोट बना के चीफ जस्टिस साहब को कि आप इस पर सुओ मोटो ले लें। उसमें से फिर वो आज उन्होंने एक जज पे भी एतराज़ कर दिया कि इनके सीरियस क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर। उसी बेंच की अगर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्शियल होगी तो फिर मुझे एक चीज़ बताइए, जिस मॉरल सैंक्शन या अथॉरिटी की अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी की होगी, वो किस तरह आएगी? फिर तो तासुर स्ट्रेंथन हो रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी बटी हुई है, इसमें भी कैंप्स हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट अगर बटी हुई है, दूसरा जो हम अब ये जो बातें करने लगे हैं कि ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप अगर दूसरा आ जाता है तो फिर दूसरा साइड ये ऑब्जेक्शन लेगी। फिर ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात आप कर रहे हैं कि जिसके अंदर के अगर फर्ज करें कोई और आते हैं तो उस सूरत के अंदर दूसरी साइड कहेगी जी ये तो हमारे खिलाफ हर वक्त हर चीज करते हैं, तो इसलिए इनको भी नहीं बैठना चाहिए। फिर XYZ ये तो बातें चलती चली जाएंगी। ये तो दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी। नहीं सर, मैं इसे जज साहब की बात कर रहा हूँ। अनवर भाई, जो जस्टिस बंदोखेल ने बातें की हैं वो तो किसी पार्टी ने नहीं की, वो तो जस्टिस बंदोखेल ने की हैं। जजेस को नहीं करना चाहिए, यही मैं भी कह रहा हूँ। आप कोर्ट के अंदर आके पब्लिक के अंदर अपना डर्टी लिनन से वो आप वॉश कर रहे हैं, ये कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। जो भी करना है अपने चेंबर से बात करें, जाके चीफ जस्टिस थे, वो उनके भी चीफ जस्टिस हैं, वो सिर्फ पब्लिक के नहीं है। दे शुड टॉक टू द चीफ जस्टिस। अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो ये मामला हल कैसे होगा? इशू इज नॉट कोर्ट के अंदर ये बातें करने का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे एक पब्लिक के अंदर एक आप हिजान किसी वो कर दें और लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले जाएं। जो आज हर जगह बातें अब ये हो रही हैं, मीडिया इज नॉट टॉकिंग ऑन दिस, मगर ये कोर्ट्स की बातें नहीं हैं, ये कोर्ट्स में ये बातें नहीं होती हैं। अगर आपने मेरिट के ऊपर बात सुननी है, आपके पास इख्तियार है कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपना जो भी मुद्दा है वो लिख दें, जो भी होगा वो बात सामने आ जाएगी। ठीक है अली जफर, ये बताएं आपका तो, क्योंकि आप पिटिशनर्स में भी हैं, अब क्या आपके ख्याल में डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने की? आज हमें नजर आ रहा था जितनी लंबी लिस्ट सबको बुलाया है, मंडे को कोर्ट ने शुरू करना है प्रॉपरली, तो ये 60 दिन तो अब टोटल रह गए हैं, तो आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं जजमेंट? जी देखें, जो मैंने केस को देखा है, इसमें जिस तरह मैंने कहा, कुछ आइन के आर्टिकल्स हैं, कुछ सेक्शन है इलेक्शन एक्ट के जिनकी तशरीह करनी है,
और उन पे फैसला करना है। मेन इशू ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है कि नहीं, ये इस पे सारे एक ही पेज पे हैं। मेन इशू ये है कि इसका ऐलान किसने करना है डेट का। सही। उसमें 3 ही पार्टीज हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, या गवर्नर ने करना है, या इलेक्शन कमीशन ने करना है, या प्रेसिडेंट साहब ने करना है। ये तो हो नहीं सकता कि कोई ऐलान ना करे, क्योंकि अगर ऐसी बात है कि कोई ऐलान कर ही नहीं सकता तो फिर तो 10 साल तक भी इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए ये फैसला बड़ी जल्दी अदालत कर सकती है। अब दूसरा जो इशू रेज किया गया वो एक इंटरेस्टिंग है, जो मंदोखेल साहब की, जस्टिस मंदोखेल साहब की आप बात कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग इशू इसलिए है कि उन्होंने सुओ मोटो पे ऑब्जेक्शन की है। लेकिन आपको पता है कि एक पिटीशन मैंने भी फाइल की हुई है, जो कि स्पीकर केपी के जो कस्टोडियन, सर उन्होंने मज़ार अली नकवी साहब का भी नाम लिए बगैर एतराज किया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप्स का भी बड़ा सीरियस इशू है। जी वो अपनी जगह, लेकिन जहां तक सुओ मोटो का ताल्लुक है, वो पिटिशंस जो हैं, जो दोनों स्पीकर्स, पंजाब और केपीके के स्पीकर्स, और जो एमपीएज हैं केपीके और पंजाब के पीटीआई के, उन्होंने जो फाइल की है उसमें तो समाअत होनी ही है। वो सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने भी कमेंट किया था कि सुओ मोटो को आप साइड पे भी कर दें। 10 सेकंड रह गए हैं। जस्ट वांट अ क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, क्या इस वक्त पॉसिबल है कि चीफ जस्टिस अपना बेंच एक्सपैंड करें? जी बिल्कुल है, और मैं समझता हूं उनको करना भी चाहिए। ऐसे मामले में फुल कोर्ट अगर वो कायम करते हैं तो इट विल इन्हांस द लेजिटिमेसी ऑफ एनी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट फिर पास करती है। सलाउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लीगल पॉइंट से बहस होती रहेगी और किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं है कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन तमाम मामलात एंड में जाके एंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जो मर्जी कंट्रोवर्सी चलती रहे, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी में नहीं होनी चाहिए। इसकी मॉरल अथॉरिटी ही इसकी असल अथॉरिटी है। आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बेंच है, ये एक इशू नहीं बनना चाहिए। शायद जैसे सलाउद्दीन कह रहे हैं, मे बी इट्स नॉट टू लेट। शायद अगर चीफ जस्टिस साहब एक्सपैंड कर दें, फुल बेंच बना लें। अगर फुल बेंच नहीं बनाना, कम अज़ कम अपने सीनियर मोस्ट प्यूनी जज उनको लाना चाहिए ताकि बातें ख़त्म हों। वरना अगर यही कंट्रोवर्सी में रहे तो फिर हम और इनके फैसले कल को किसी भी वजह से टेक्निकल, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अगर इम्प्लीमेंट ना हुए तो मुल्क एनआरकी में चला जाएगा। एनआरकी, हम पहले ही हम फाइनेंशियल मेल्टडाउन में हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, हर मामला कोर्ट्स में आ रहा है, कोर्ट वाहिद आर्बिटर रह गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे किसी किस्म की कंट्रोवर्सी हुई, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। कभी कभार कोर्ट्स को अपना रिएक्शन शायद दे देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।